स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2025 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म वेपन को। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है जैक क्रेगर। इन्होंने इसके पहले हमें एक बारबेरियन नाम की हॉरर फिल्म दे चुके हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे का नरेशन सुनाई देता है। वो कह रहा था 2 साल पहले 17 बच्चे एक ही समय 2:17 पर रात में घर छोड़ के चले जाते हैं और उनका कोई भी पता नहीं चलता कई दिनों तक। अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली ये बात होती है कि ये सारे के सारे 17 बच्चे मैब्रुक के एलिमेंट्री स्कूल के ही थे, वो भी एक ही क्लासरूम से। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं जस्टिन कैंडी जो कि इस क्लासरूम की टीचर होती है, वो जब एंटर करती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता सिवाय एलेक्स के। और ये चीज जस्टिन के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है। और ये खबर जैसे ही पूरे टाउन में फैलता है, इलाके के सारे लोग क्लास टीचर जस्टिन पर ही इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि कई दिनों तक पुलिस को भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। और ये केस चला जाता है डिटेक्टिव्स के पास और कुछ घरों में सीसीटीवी फुटेज भी लगे होते हैं, लेकिन उससे भी कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। पुलिस जस्टिन से भी पूछताछ करती है और साथ ही एलेक्स से भी, लेकिन यहाँ से भी कुछ खास मदद उन्हें नहीं मिलता। फिर तो ये पूरी फिल्म हमें इसके हर एक किरदार के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाता है और मैं भी ठीक वैसे ही इस वीडियो को कवर करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फिल्म की लीड जस्टिन से। हमें स्कूल का स्पीच रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आर्चर नाम का आदमी जो कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका बेटा मैथ्यू गायब हो गया होता है। सो इसीलिए वो सबके सामने खड़े होकर ये जस्टिन से पूछता है कि अगर बच्चे गायब हुए या फिर किडनैपिंग का कोई सीन है तो यही क्लासरूम के बच्चे क्यों गायब हुए? बाकी स्कूल तो पूरा ही ठीक था, जो कि कहीं ना कहीं सही भी था और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जस्टिन के ही क्लास के बच्चे गायब हुए थे सिवाय एलेक्स को छोड़कर। और इसी बीच जस्टिन भी अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ बोलती है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स उसकी एक भी वर्ड सुनने के लिए रेडी नहीं होता। लोगों का नॉइस आउट ऑफ कंट्रोल होने के वजह से स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन को उसके गाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं और उसे सजेस्ट करते हैं कि वो चुपचाप से घर जाए और कहीं भी ना रुके। लेकिन वो एक स्टोर पर रुकती है कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए और इसी बीच एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है और उससे वो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव तरीके से बात करती है। ये कॉल किसी पेरेंट्स का था। जस्टिन कॉल कट करके सीधा बाहर निकलती है तो तभी ही उसे एक अननोन पर्सन मिलता है। इसका नाम जेम्स होता है और ये कुछ पैसे उससे मांगता है ताकि अपने लिए कोई वो नशे की चीजें खरीद सके। तो ये कैरेक्टर को याद रखना, आगे चल के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। जस्टिन उसे इग्नोर करके चली जाती है और वो देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रहा है कब से। फिर वो घर आकर अपना ड्रिंक बना रही होती है, तभी ही उसका डोर बेल बजने लगता है। वो पूछती है कि दरवाजे पर कौन है, तो कुछ देर बाद उसका दरवाजा कोई बहुत ही जोर से खटखटाता है। इससे वो बहुत ही गुस्से में आती है और अपने ड्रॉवर में से करंट वाली मशीन लेकर बाहर निकलती है। बाहर निकल के वो अपने कार की तरफ देखती है तो वहाँ पर किसी ने विच लिखा हुआ था। सुबह में स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन को स्कूल से दूर रहने के लिए बोलता है। ही सेइंग कि पेरेंट्स अभी भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो वो प्लीज स्कूल के आसपास भी ना दिखे, इससे मार्कस प्रॉब्लम में आ सकता है, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। बट यहाँ पर जस्टिन का सोचना था कि अगर उसके क्लास के सारे बच्चे गायब हुए हैं तो एलेक्स को भी गायब हो जाना चाहिए था, वो कैसे बच गया? और वो प्रिंसिपल को ये भी बोलती है कि एक बार हमें एलेक्स के घर की भी तलाशी लेनी चाहिए, उसके भी पेरेंट्स को बुलाकर बात करनी चाहिए। प्रिंसिपल इज सेइंग कि उसने नोटिस भेजा हुआ है उसके पेरेंट्स को, वो लोग जरूर विजिट करेंगे और उनके तरफ से अभी कोई भी आंसर उसे आया नहीं है। जब तक एलेक्स के पेरेंट्स का उसे आंसर नहीं आता तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता लीगली। इसके बाद जस्टिन पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, जो हरकत उसकी गाड़ी के साथ हुई थी उसके लिए। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर को हाई करती है और वो भी इसे हाई करता है। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं। इस पुलिस ऑफिसर का नाम पॉल मॉर्गन होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस फिल्म का। तो अगले सीन में ये दोनों एक बार में होते हैं और दोनों नॉर्मल बातें करते हैं। यहाँ पर जस्टिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती है और वो पॉल को ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन पॉल साफ इनकार कर देता है कि वो एक बूंद भी नहीं पिएगा। तो उसके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पर पॉल मान जाता है और वो उसके साथ ड्रिंक कर लेता है। अगली सुबह पॉल जस्टिन के बेड पर होता है। अब ये सीन का मतलब है कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। तो कार में जस्टिन ताना मारते हुए पॉल से उन 17 गायब बच्चों के बारे में पूछती है। ये सुनकर पॉल उसे क्लियरली बोल देता है कि अब पुलिस अपना काम कर रही है और अब ये केस डिटेक्टिव्स के हाथ में है और इस केस का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। सो इसीलिए वो इस बारे में उससे कोई भी बात ना करे, क्योंकि इस केस का इन्फॉर्मेशन वो जस्टिन को नहीं दे सकता। तो पॉल के जाने के बाद जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है। एलेक्स का पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंचती है। वहाँ पर देखती है कि उसका सारा घर अंदर से न्यूज़पेपर से पूरी तरह से कवर था। अब ये चीज उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि इस
इस बारे में उसे एलेक्स ने कभी भी कुछ भी नहीं बताया था। घर के चारों तरफ देखने पर उसे एक खिड़की के पास थोड़ा सा गैप मिलता है। उस गैप में वो झांक कर देखती है तो उसे सोफे पर एलेक्स के माता पिता बैठे हुए दिखते हैं। अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से वही जगह पर बैठे हैं, हिले तक नहीं है। ये देखकर जस्टिन भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो तुरंत ही प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करके सब कुछ बताती है एलेक्स के घर के बारे में, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसने नोटिस दिया है। तो जब तक एलेक्स के घर से कोई भी कंफर्मेशन उसे नहीं आ जाता वो कुछ भी नहीं कर सकता। और रही बात पूरे घर को न्यूज़पेपर से कवर करने की, तो उन लोगों को शायद नॉइस के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके बाद जस्टिन एक स्टोर आती है सामान खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक औरत उस पर सडनली हमला कर देती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि पॉल की वाइफ डोना होती है, जिसे कि पता चल गया था कि पॉल जस्टिन के साथ इंटीमेट होकर आया है। सो इसी रीजन के वजह से ये स्टोर में इस पर हमला करती है। पॉल से दूर रहने के लिए भी जस्टिन को वो बोलती है। इस झगड़े को उस स्टोर का एक एम्प्लॉय संभालता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डोना को भी पता है पॉल और जस्टिन के रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद हम जस्टिन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। एलेक्स पर शक होने की वजह से वो उसके घर के पास ही रहती है उस पर नजर रखने के लिए। तो आधी रात में एलेक्स के घर से उसकी मॉम निकलती है। वो भी बहुत ही अजीब तरीके से वॉक करती है। उसके हाथ में एक कैंची होता है। वो चुपके से कार के अंदर आती है और जस्टिन के कुछ बाल काट कर लेके जाती है। और ये सीन इधर ही कट होता है और हम जस्टिन को एक सपना देखते हुए देख पाते हैं। रात का समय होता है और वो अपने क्लासरूम में जाती है। वहाँ पर सारे के सारे बच्चे मौजूद होते हैं और सब बेंच पर सर रख के सो रहे होते हैं। तभी ही लास्ट बेंच वाला एक बच्चा उठता है और वो एलेक्स होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब ही डरावना सा मेकअप होता है, कोई जोकर के जैसा। और वो जस्टिन की तरफ देखकर एक अजीब सा स्माइल करता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है। इसके बाद हमें सीधा जस्टिन का बेड दिखाया जाता है, जहाँ पर सीलिंग पर उसे झूमर के जगह पे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि क्लोन जैसी होती है। अब उसे देखकर जस्टिन पूरी तरह से डर के जाग जाती है। अब सीन आता है आर्चर पर। अब हमें आर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी दिखाई जाएगी। सो आर्चर अपने बेटे मैथ्यू के बेडरूम में सोया रहता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है क्योंकि ना ही उसके बेटे का उसे कोई खबर मिल रही थी और ना ही उसका बेटा उसे मिल रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाउन के कुछ घरों में सीसीटीवी कैमरास है। सो आर्चर अपने घर का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देखता है कि कहीं कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वो अपने बेटे तक पहुंच पाए। वीडियो को गौर से एनालाइज करने के बाद वो उस डायरेक्शन को फॉलो करता है जहाँ से मैथ्यू भागा था। सुबह में वो एक और घर में जाता है एक गैरी नाम के इंसान से मिलने के लिए। उसकी भी एक बेटी गायब हो चुकी थी। आर्चर जाके वहाँ पे डिमांड करता है कि उसे घर का सीसीटीवी फुटेज देखना है। गैरी उसे दिखाता है तो यहाँ पर हमें साफ दिखता है कि गैरी की बेटी भी सेम टू सेम वही डायरेक्शन पे और वही हरकत करते हुए भागी थी जैसा मैथ्यू भागा था। इसके बाद रात में आर्चर भी एक सपना देखता है कि उसका बेटा मैथ्यू घर पर रिटर्न आकर अपने बेडरूम में सोया रहता है। आर्चर जाके उसे बात करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया था जो कि वो घर से भाग गया था। अगर वो घर से भागा नहीं था तो उसे किसने किडनैप किया था। मैथ्यू कोई भी रिप्लाई उसे नहीं करता। मैथ्यू पूरी तरह से स्टक नजर आ रहा था। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद मैथ्यू एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत में बदल जाता है जो कि एक क्लोन जैसी दिखती है। यहाँ पर डर के मारे आर्चर की भी नींद खुल जाती है और सुबह में वो तराशना शुरू करता है। वो उस पूरे टाउन में घूमते रहता है उसी डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर उसका बेटा भागा था। ऐसे ही घूमते घूमते वो एक पेट्रोल पंप के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे जस्टिन दिखती है। आर्चर जस्टिन के पास जाकर कामली बात करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है उन सब में जस्टिन का कोई भी हाथ नहीं है। और जस्टिन के कार में जो विच लिखा गया था वो और कोई नहीं बल्कि आर्चर ने ही लिखा था और ये बात का भी उसे गिल्ट था। और जस्टिन उसे यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली उससे दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि अभी अभी उस पर डोना ने हमला किया था। इसी बीच प्रोफेसर मार्कस की एंट्री होती है। वो जस्टिन पर हमला करता है और मार्कस भी यहाँ पर वैसे ही भाग रहा था जैसे वो बच्चे भाग रहे थे। ऐसे में आर्चर उसे रोकता है। मार्कस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे किसी ने हिप्नोटिज्म कर लिया हो। वो आर्चर को कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ जस्टिन के पीछे ही पड़ा था उसे जान से मारने के लिए। सीन इधर कट होकर पॉल पर आता है। अब हम पॉल की कहानी जानेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ पर हम पॉल को उसकी वाइफ डोना से बात करते हुए देखते हैं। हम देख पाते हैं कि पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा सा होता है। इसके बाद अपने सीनियर से कुछ नॉर्मली बात करने के बाद पॉल बाहर आता है तो उसे वहाँ पर जस्टिन दिखती है जो कि अपना कंप्लेंट दर्ज कराने आई थी पुलिस स्टेशन पे और ये दोनों एक दूसरे को हाई करते हैं। इसके बाद पॉल पेट्रोलिंग पे निकलता है। एक गली में उसे एक चोर दिखता है जो कि चोरी कर रहा होता है। तो ये जेम्स होता है जिसको हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था जो कि स्टोर के बाहर जस्टिन से पैसे मांग रहा था। तो पॉल अपनी पूरी जान लगा के जेम्स को धर दबोचता है। वो चोर उसे एक्सक्यूज देता है कि वो बस अपनी खोई हुई चाबी ढूंढ रहा था, उसका चोरी करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। पॉल उसका नाम वगैरह वेरीफाई करता है। उसकी चेकिंग करने के लिए वो उसके जेब में हाथ डालता है तो उसे
एक इंजेक्शन टाइप का कुछ छुपता है। ये वही इंजेक्शन होगा जो शायद जेम्स ड्रग इंसर्ट करने के लिए कर रहा होगा। पॉल इससे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए और फ्रस्ट्रेटेड होके वो जेम्स के मुंह पर एक पंच मारता है। अब पॉल से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि ये सारी चीजें गाड़ी के फ्रंट मिरर पे लगे हुए कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो चुका था। वो इससे बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है कि कहीं अगर डिपार्टमेंट ने ये सब देख लिया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। वेल तो पॉल बाहर निकल के जेम्स को अच्छे से समझाता है कि वो उसके सामने अभी दोबारा कभी भी ना आए और अभी जो भी कुछ हुआ वो भूल जाए, वो जो करना है करे, बस उसके सामने कभी भी ना आए। लेकिन फिर भी पॉल से रहा नहीं जाता और अपने उस सीनियर से सब कुछ डिस्कस कर लेता है कि उससे क्या गलती हुई है। इससे उसके ऑफिस में एक बहुत ही टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। रात के टाइम पे फिर वो क्लब में जाता है और ये वही सीन होता है जहाँ पर उसे जस्टिन मिलती है। इसके बाद हम इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वेल तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मॉर्निंग में जस्टिन पॉल को उसके गाड़ी के सामने छोड़कर जाती है। पॉल घर आता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ डोना मौजूद होती है। उसकी हालत देख के वो तुरंत ही प्रेडिक्ट कर लेती है कि वो जरूर जस्टिन के साथ ही होकर आया है। सो इसके बाद ही वो स्टोर में जाकर जस्टिन पर अचानक ही हमला करती है। पॉल का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता था। एक तो वो जिस चोर को पकड़ा था उसके वजह से भी वो एक मुसीबत में फंसा हुआ है रिकॉर्डिंग के वजह से, और अब डोना भी उससे नाराज है। फिर स्टेशन में पॉल पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलता है तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने ही उसे जेम्स दिख जाता है। वो जेम्स को देखकर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और उसके पीछे एक पागलों के जैसे पड़ जाता है। यहाँ तक कि वो अपना वॉकी टॉकी और कैमरे का वायर भी निकाल देता है। मीन्स अगर जेम्स इसके हाथ में लग गया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा उसके साथ। फिर सीन इधर कट होकर जेम्स पर आता है। अब सबके जैसे जेम्स की भी कहानी शुरुआत से ही दिखाई जाएगी। सो जेम्स को हम एक टेंट पर देख पाते हैं जो कि उसकी सारे नशे की चीजें खत्म हो चुकी थी। जेम्स एक होमलेस पर्सन होता है जिसकी जिंदगी टेंट पे ही गुजरती है। तो नशे के सामान खत्म हो जाने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता और उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। इससे वो अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स को फोन करता है और उनसे पैसे की मांग करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। और साथ ही वो कुछ कार्स को भी चेक करता है ताकि कि अगर किसी का दरवाजा खुला हो शायद उसका काम बन जाए। नसीब से एक कार का दरवाजा उसे खुला मिलता है और वहाँ पर कुछ एक बच्चों की चीजें रहती है। वो उसे लेकर स्टोर में जाता है तो स्टोर वाला उसे उतना पैसे नहीं देता जितनी की उसकी जरूरत थी। सो इसीलिए उसके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय चोरी करने के। वो एक घर में जाता है, उसकी खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही एक पुलिस उसे देख लेता है और ये पुलिस और कोई नहीं बल्कि पॉल होता है। और फिर से ये सीन कनेक्ट करता है पॉल के सीन से। उस पर बिना कोई चार्ज लगाए पॉल उसे जाने देता है। इसके बाद जेम्स पूरे टाउन में पागलों के जैसे ढूंढता रहता है, काश कोई उसे घर मिल जाए ताकि उसका काम बन जाए। फिर जेम्स की नजर पड़ती है एलेक्स के घर पर जो पूरी तरह से न्यूज़पेपर से कवर रहता है। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है इस घर में कोई भी नहीं होगा तो मैं कुछ काम की चीजें लेकर उन्हें बेचकर मैं अपना काम कर सकता हूँ। वो उस घर में एंटर करता है थ्रू द विंडो। उसके बाद वो हॉल में जा पहुँचता है। फिर वहाँ पर हम एलेक्स के माता पिता को देख पाते हैं जो कि किसी मूर्ति के जैसे बैठे होते हैं। जेम्स उन्हें देखकर थोड़ा सा डर जाता है। वो उनके पास जाता है ये देखने के लिए कि वो होश में है या नहीं, लेकिन उसके कुछ टैकल्स करने के बाद भी उसके माता पिता हिलते ही नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से स्टक होकर ऐसे ही बैठे हैं बिना कुछ खाए, इंक्लूडिंग बिना नहाए। उसके बाद जेम्स अपना काम करना चालू करता है। वो कुछ चीजें पिलो कवर पर भरना शुरू करता है। तभी उसे ऊपर सीलिंग से किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसे वो जल्दी जल्दी अपना काम करता है ताकि घर में जो भी हो उसके पता चलने से पहले वो इस घर से निकल पाए। ऐसे में उसकी नजर एक बंद दरवाजे पे पड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा वो खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद होते हैं। फिर अचानक ही वो सारे बच्चे उसके तरफ देखने लगते हैं। इससे वो ज्यादा ही घबराता है और वो तुरंत उस घर के मेन डोर की तरफ भागता है। फिर एलेक्स के माता पिता भी एक्टिव होकर उसके पास आते हैं बहुत ही डरावने तरीके से। जेम्स से घर का दरवाजा खुल जाता है और वो तुरंत बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग जाता है। उस स्टोर में आता है जो भी चीजें उसने उसे बेचने के लिए। वहाँ पर एक टेम्पलेट लगी होती है वॉल पर। वो देखता है कि 17 बच्चे लापता है और जो भी उनका पता बताएगा उन्हें $50,000 का इनाम मिलेगा। ये देखकर वो फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन स्टेशन के सामने ही उसे पॉल दिख जाता है। वेल तो सीन वहीं पर कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से से जेम्स का पीछा करता है। पॉल को देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा घबराता है और वो तुरंत अपने टेंट की तरफ भागता है। फिर उसके टेंट के आसपास जो जंगल इलाका होता है वहाँ पर उसे एक क्लोन जैसी दिखने वाली ओल्ड लेडी दिखती है। ये वही थी जो आर्चर और जस्टिन को दिख चुकी थी। वो टेंट के अंदर जाके अपने आप को बंद करता है और अपने हाथ में अपना यूज किया हुआ इंजेक्शन लेता है ताकि जो भी आएगा वो उसे इंजेक्शन से मारेगा। इसके बाद अचानक ही कोई उसके टेंट के पास आता है और जैसे ही उसके टेंट का चेन वो खोलता है वो इंजेक्शन से उसके मुंह पे
वार करता है। वो सोचता है कि वो बूढ़ी औरत होगी जो कि उसे अभी दिखी थी, लेकिन असल में पॉल होता है। पॉल को 4 इंजेक्शन लग चुके थे जेम्स की तरफ से। इससे पॉल बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, इतना कि वो उस पर बंदूकी तान लेता है उसे शूट करने के लिए। लेकिन घबराहट की वजह से जेम्स उसे बताता है कि वो जो 17 बच्चे मिसिंग थे उनका ठिकाना उसे पता है, वो चाहे तो उसे वहाँ पर लेके जाएगा। पॉल को उसके बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी में उसे डालता है और उसके बताए हुए रास्ते पर जाकर वो एलेक्स के घर पे पहुंचता है। पॉल का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होता है, इसके वजह से वो जेम्स को गाड़ी में ही लॉक करके अकेले ही वो घर में एंटर करता है। लेकिन सुबह से रात हो जाती है, पॉल वापस आता ही नहीं। जेम्स इधर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि पॉल बहुत ही डरावने तरीके से बाहर निकलता है और जेम्स को घसीटता हुआ घर के अंदर लेके जाता है। फिर यहाँ पर ये सीन कट होकर शिफ्ट होता है प्रोफेसर मार्कस पर, और ये वही दिन होता है जब जस्टिन मार्कस को बोलती है एलेक्स के घर की इंक्वायरी करने के लिए। बट मार्कस इससे कि उसने ऑलरेडी अपील की हुई है, तो जब तक वहाँ से कुछ आंसर नहीं आता तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद मार्कस अपने दफ्तर में होता है, वहाँ पर एक विजिटर आती है उसे मिलने के लिए, और वो विजिटर और कोई नहीं बल्कि वो क्लोन जैसी दिखने वाली बुढ़िया ही होती है। वो बूढ़ी औरत आके उसे बोलती है कि वो एलेक्स की मॉम की दूर की रिश्तेदार है, उसके पेरेंट्स की हालत ठीक नहीं है, तो इसीलिए अब वही है जो कि एलेक्स का ख्याल रख रही है और उसको जो भी बात करना है वो उसके साथ शेयर कर सकता है। उसकी ये बातें सुनकर मार्कस टोटली मना ही कर देता है कि स्कूल की कोई भी बात बिना एलेक्स के माता पिता के सामने नहीं होगी। वो बूढ़ी औरत उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी मार्कस उसे ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। फिर अगले सीन में छुट्टी का टाइम होता है और मार्कस अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पे ही होता है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं। फिर तभी ही वो बूढ़ी औरत उसके घर तक पहुंच जाती है। वो बताती है कि उसका बस छूट गया था, सो इसीलिए वो चल चल के यहाँ तक आई है और यहाँ पर आना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर मार्कस को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने उसे इस घर का एड्रेस नहीं बताया था, और अगर बताया भी होगा तो यहाँ पे वो आएगी ही क्यों। वो उसे अंदर लेने से मना कर देता है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको उस पर थोड़ा सा रहम आता है। फिर वो उसे अंदर ले आता है और वो बूढ़ी औरत उनसे पानी मांगती है। मार्कस जैसे ही गिलास निकालता है वो बोलती है नहीं, मुझे गिलास में नहीं एक बॉल में पानी चाहिए। अब ये भी थोड़ा सा अजीब सिचुएशन क्रिएट करता है, तो बिना कुछ सोचे समझे मार्कस एक बॉल में पानी निकाल कर टेबल पे रख देता है। वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है हमने जो कल बात की थी एलेक्स के बारे में, मैंने उसके माता पिता से बात कर लिया है और वो मंडे के दिन तुम्हारे दफ्तर आके बाकी के कन्वर्सेशन फुलफिल कर लेंगे। फिर वो अपने बैग से एक लकड़ी निकालती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कांटे होते हैं, और उस लकड़ी में मार्कस का रिबन बेल्ट लिपटा होता है, और ये चीज उसके स्कूल में मौजूद होती है। इसके बाद वो अपनी उंगली में से थोड़ा सा खून निकाल के पूरे लकड़ी में उसे लगाती है और अपने बैग से कैंची निकाल के मार्कस के बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा बाल लेकर उस लकड़ी में फेरती है। इसके बाद वो लकड़ी तोड़ देती है। ये सब देख के मार्कस का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, सो इसीलिए वो फोन उठा के 911 कॉल कर ही रहा होता है। तभी ही वो सडनली हिप्नोटिक हो जाता है और अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है। फिर उसके बाद वो टूटी हुई लकड़ी को वो उस पानी भरे बॉल में डुबो देती है। इससे मार्कस फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर वो अपने बैग में हाथ डालती है और जस्टिन का हेयर निकालती है, जो कि आपको याद होगा कि एलेक्स की माँ ने गाड़ी में चुपके से घुस के उसके बाल काट के लिए थे। सो ये वही है। फिर वही चीज वो दोहराती है, उस बाल को उस लकड़ी में लिपटा के बैग में रख देती है। इसके बाद मार्कस फिर से एक्टिव हो जाता है और वो पागलों की तरह पूरे स्ट्रीट में भागते रहता है। वो तब तक भागता है जब तक उसे जस्टिन दिख नहीं जाती। फिर सीन आके वहीं पे कनेक्ट हो जाता है जब मार्कस पेट्रोल पंप के इधर जस्टिन पर हमला करता है। वेल तो आर्चर के वहाँ पर होने की वजह से जस्टिन बच के निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर मार्कस इतना पावरफुल तरीके से हिप्नोटिक हुआ था कि वो जस्टिन के कार के पीछे भी भागने लगता है। ओपन रोड पे भागने की वजह से मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वहीं पे वो खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम आर्चर को हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ पर जस्टिन भी मौजूद होती है। यहाँ पर आर्चर उसे पूरा डिटेल बताता है कि उसने कितनी रिसर्च की है इस केस की। ही सेइंग कि जितने भी बच्चे भागे हैं वो और ये ठीक वैसा ही था जैसा मार्कस भाग रहा था। मैप में देखकर जस्टिन इज सेइंग कि इस तरफ तो एलेक्स का घर पड़ता है, एलेक्स वही बच्चा होता है जो कि अब तक मिसिंग नहीं होता। अब यहाँ से सीन आता है एलेक्स पर, इस फिल्म का सबसे आखिरी और मेन इंपॉर्टेंट कड़ी, और एलेक्स से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो इसीलिए यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा। वेल तो स्कूल के कॉरिडोर में हम एलेक्स को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है और वहाँ के बच्चे उसे बुली भी करते हैं। और उसी रात उसके घर में एक बूढ़ी औरत आती है जो कि क्लोन जैसी दिखती है। वो अपना नाम ग्लेडी बताती है और वो उसकी मॉम की दूर की रिश्तेदार होती है। वेल तो ये वही औरत है जिसे हमने फिल्म में बार बार देखा है। उस बुढ़िया के साथ एक शोकेस टाइप का पेड़ भी होता है जिसका की रंग पूरी तरह से काला होता है, और मे भी ये वही वशीकरण वाला पेड़ होगा। सुबह में एलेक्स नीचे आता है। सुबह के समय एलेक्स नीचे आता है अपने रूम से। उसके पेरेंट्स उस बुढ़िया के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। उसे देखकर उसकी मॉम उसे ब्रश करके आने बोलती है। फ्रेश होने के बाद एलेक्स उस बुढ़िया के कमरे में जाता है। वहाँ पर उसे देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि
ये बूढ़ी औरत पूरी तरह से बीमार लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही खत्म होने वाली है। कार में वो अपने पिता से पूछता है कि वो बूढ़ी औरत हमारे साथ कब तक रहने वाली है, बट हिज फादर इज सेइंग कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी नहीं है। ये डिसीजन उसकी मॉम का है। जब एलेक्स की स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए नहीं आते और वो चल चल के ही अपने घर पे पहुंचता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से शांत था और उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और एलेक्स से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि उसका स्कूल आज का कैसा था। एलेक्स को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, लेकिन अब वो वैसी बीमार नहीं लग रही थी जैसा एलेक्स उसे सुबह देख कर गया था। इसके बाद एलेक्स के ज्यादा चिल्लाने पर वो उसे पनिश करती है कि आज से उसे ब्रेकफास्ट से ही काम चलाना पड़ेगा, उसको डिनर नहीं मिलेगा। इसके बाद सुबह होती है और डाइनिंग टेबल पे उसके माता पिता के साथ वो बूढ़ी औरत भी रहती है। तो उसे वो समझाती है कि उसके पेरेंट्स पूरी तरह से ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, इस बात का कोई भी टेंशन उसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलेक्स से कुछ भी रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो उसे सबक सिखाने के लिए वही लकड़ी से वो रिचुअल करती है जो हमने पहले देखा हुआ था। एलेक्स के माता पिता डाइनिंग पर रखे कांटे वाले चम्मच से अपने चेहरे पर चुभोने लगते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो रुकते ही नहीं है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि अगर उसने उसके घर के सिचुएशन के बारे में या फिर उसके बारे में बाहर किसी से भी बात की तो उसके माँ बाप के लिए ये चीज अच्छा नहीं होगा और उसके माँ बाप के जाने के बाद उसके लिए भी मुसीबत आ सकता है। फिर एलेक्स प्रॉमिस करता है कि वो बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगा। वो बूढ़ी औरत उसे स्कूल जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो जो भी बोलती है एलेक्स वही करता है। वो अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए सूप ला के पिलाता है, क्योंकि जैसा हाल उस बूढ़ी औरत ने इन लोगों का किया था, ये खाना नहीं खा रहे थे और कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। एलेक्स किसी को भी कुछ भी नहीं बताता, वो कंटिन्यूसली अपना काम करता है। फिर एक दिन एलेक्स को वो बूढ़ी औरत फिर से वैसे ही बीमार हालत में दिखती है। वो उसकी हालत देख के भी डर जाता है। वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन वो बोलती है हॉस्पिटल उसे फिक्स नहीं कर सकता। अगर वो हॉस्पिटल में ठीक हो गई रहती तो उसे उसके घर में घुसने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये सब एलेक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसके बाद वो बुढ़िया उसे ये भी बोलती है कि अगर उसके क्लासमेट्स में से वो कुछ लोगों को यहाँ पे ले आए तो उसकी बहुत सी मदद हो जाएगी। वो उसे कन्विंस करती है कि अब की बार अगर वो ठीक हो जाती है पहले के जैसे तो वो इस पूरे टाउन से चली जाएगी उसके माँ बाप को ठीक करके। बस एलेक्स को यही करना था कि अपने क्लास में से अपने क्लासमेट्स के कुछ चीजों को उसे लाकर देना था। अब वो बूढ़ी औरत की बात एलेक्स मान लेता है, क्योंकि वो कई दिनों से परेशान होता है। फिर वो अपने क्लास में जाता है और देखता है कि सबके ट्रे पर नेम स्टिकर्स लगे हैं। जब सब लोग गेम खेल रहे होते हैं तभी ही वो क्लासरूम में अकेले आके वो सारे नेम स्टिकर्स निकाल के ले लेता है। वहाँ पर उसे जाते हुए जस्टिन भी मिलती है। शी इज सेइंग कि उसे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज से वो अपसेट है वो उसे बात कर सकता है, क्योंकि काफी दिनों से एलेक्स बहुत ही ज्यादा डिप्रेस लग रहा था। फिर एलेक्स घर आकर वो बूढ़ी औरत को वो सारी चीजें लाकर देता है जो उसने क्लासरूम से लिया था। इसके बाद वो प्रोसेस करना चालू करती है और उसका प्रोसेस ठीक 2:17 पर ही खत्म होता है। फिर हम व्यूअर्स फिल्म के ओपनिंग वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एलेक्स के घर में घुस जाते हैं और ये होता है 2:17 में रात के टाइम। अब बच्चे गायब होने के बाद पुलिस इंक्वायरी होती है। अब जस्टिन के क्लास के सारे बच्चे गायब हो चुके थे सिवाय एलेक्स के, तो उस पर सवाल जरूर उठेंगे। तो इसके लिए एलेक्स के पेरेंट्स के तौर पर उसके पिता और वो बूढ़ी औरत जाती है, जो कि अपने आप को उसकी दूर की रिश्तेदार बताती है। ये चीज हम फिल्म के शुरुआत में भी देखते हैं, जो कि सीन पूरी तरह से ब्लर था। पुलिस को कुछ भी खास इसमें नजर नहीं आता और ये केस चला जाता है डिटेक्टिव्स के पास। फिर उसके कुछ दिन के बाद डिटेक्टिव्स का एलेक्स के घर में विजिट होता है इंक्वायरी के लिए, लेकिन वो बूढ़ी औरत उन बच्चों को फिर से हिप्नोटिक करके कहीं और भेज देती है। सो दैट्स द रीजन उन लोगों को भी वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट पर ही कंटिन्यू होती है। अगले दिन एलेक्स घर आता है तो देखता है उसके घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वेल, तो अब उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर 2 लोग और ऐड हो चुके थे, पॉल और जेम्स। अर्ली मॉर्निंग एलेक्स विंडो से देखता है कि एक और कार खड़ी होती है, उसमें आर्चर और जस्टिन होते हैं। वो दोनों वेट कर रहे होते हैं क्योंकि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी थी। ऐसे में घर का दरवाजा खुलता है और पॉल आकर उन्हें अंदर बुलाने का इशारा करता है। जस्टिन पॉल को जानती है तो इसीलिए वो पहले जाती है। फ्लोर पर एक लकीर होती है। जैसे ही जस्टिन उस लकीर को क्रॉस करती है, पॉल उस पर और जेम्स आर्चर पर हमला करते हैं। ये दोनों उन लोगों को बहुत ही भर भर के चोटें पहुंचाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि वो ज़ॉम्बीज बन गए हो। यहाँ तक कि जस्टिन पॉल की चीक्स को छील देती है, फिर भी उसे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और जेम्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा होता था, जैसे कि वो पहले से ही मर गया हो। पॉल जस्टिन का गला बहुत ही बुरी तरह से दबा रहा होता है। उसे जान से मारने के अलावा जस्टिन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। वो उसके ब्रीफकेस से उसका गन निकालती है और उसके सर पे शूट करती है और ठीक वैसे ही वो आकर जेम्स को भी मारती है, जो आर्चर पर हमला कर रहा था। वो बूढ़ी औरत अपने रूम के बाहर एलेक्स के माँ बाप को खड़ा करके रखती है कि अगर कोई आए तो वो उन्हें निपटा ले। अब एलेक्स अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पर भी एक लकीर होती है जिसे एलेक्स
एलेक्स जानबूझकर क्रॉस करने की कोशिश करता है। इससे उसके माँ बाप एक्टिव होते हैं और उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके उस बूढ़ी औरत के कमरे में पहुंचता है, उसका स्कार्फ जिसे कि वो सर पे बांधती थी, और फिर उस पेड़ का एक छोटी सी लकड़ी वो लेकर वॉशरूम में जाता है और ठीक वो वैसा ही रिचुअल करता है जैसा वो बुढ़िया कर रही थी। ये सब वो सीख चुका था। और उस तरफ वो बूढ़ी औरत आर्चर को भी अपने बस में कर चुकी थी और आर्चर जस्टिन को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच लकड़ी की टूटने की आवाज आती है और उस बूढ़ी औरत को पता था कि इसका मतलब ये है अब उसके वेपन्स उस पे ही बैकफायर होंगे। वो घबराहट के मारे घर का दरवाजा खोलकर भागने लगती है और सारे बच्चे उस बुढ़िया के पीछे भागने लगते हैं। वो पूरे टाउन में जानवरों के जैसे भागते हैं और ये सीन फिल्म का सबसे हॉरिबल सीन में से एक है। ओपनली पूरे टाउन में लोगों के घर में घुस कर ये भाग रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद वो बूढ़ी औरत बच्चों के हत्थे लग जाती है और वो सारे बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। वो अपने हाथों से ही उसके शरीर के पार्ट्स अलग कर देते हैं। जैसे ही वो बूढ़ी औरत मरती है, ठीक वैसे ही घर में सब नॉर्मल हो जाता है, इंक्लूडिंग जो आर्चर है वो भी होश में आ चुका था और वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। फिर वो वहीं पर आ पहुंचता है जहाँ पर वो बूढ़ी मरी पड़ी थी। उसका बेटा मैथ्यू भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो उसे उठाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। उसका बेटा पूरी तरह से एक जीता जागता लाश बन चुका था। यहाँ पर एलेक्स भी अपने माँ बाप को बचा लेता है उस बुढ़िया से और यहीं पर खत्म होती है ये फिल्म। अब इसके कुछ थियरी के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बूढ़ी औरत एक विच थी और अगर इसने ज्यादा समय तक किसी के सोल को अपने वश में नहीं किया तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये लोगों को अपने वश में करके उनको वेपन्स की जैसे इस्तेमाल करती थी। और रही बात उस पेड़ की, जो कि दिखने में एक मामूली सा पेड़ लगता था, अगर वो पेड़ नहीं होगा तो मे बी तो शायद ये बुढ़िया किसी को भी अपने वश में नहीं कर पाएगी। वेल तो इस विच और उस पेड़ के बारे में फिल्म में इतना कुछ एक्सप्लेन हमें नहीं किया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इसके प्रीक्वल पर भी काम चल रहा है, हो सके तो हमें उसमें इस फिल्म के पूरा का पूरा आंसर मिल सकते हैं। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मैं पर्सनली बोलूं, इस फिल्म का मुझे डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हर कैरेक्टर की कहानी स्टार्टिंग से बताना और फिर सबको लास्ट में लाकर मिला देना। इस फिल्म का डायरेक्शन मुझे एक मास्टरपीस का याद दिलाता है जो कि ऑल टाइम ग्रेट है। ये एक सीरीज है, द हंटिंग ऑफ हिल हाउस। इसे डायरेक्ट किया था माइक फ्लैनेगन ने। अगर इस फिल्म में जंपस्केयर नहीं होते तो ये फिल्म भी हंटिंग ऑफ हिल हाउस जैसी ही होती, स्टोरी वाइज नहीं बल्कि हॉरर वाइज। वेल तो जाते जाते आपको एक फिल्म में रिकमेंड करना चाहूंगा। 2018 में आई अनुष्का शर्मा की परी, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने कॉन्टेक्ट में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसकी हमें सख्त ज्यादा जरूरत है।